Hi friends, welcome to the day 8 of our crash course. So this is our BRBL one liner with MCQs part number 8. So let's continue our discussion from where we have left in the last session. सो पहले दोस्तों कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बारे में समझते हैं कि CTR शॉर्ट में से वो बोलते हैं। ये एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो कि बैंक को ऑब्लिगेट करता है कि वो अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करें जब कोई कस्टमर एक कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख से ऊपर का कंडक्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि जो लार्ज कैश का मूवमेंट होता है फाइनेंशियल सिस्टम में उसको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, इसे CTR कहा जाता है। तो 10 लाख के ऊपर के कैश ट्रांजैक्शन में बैंकों को रिपोर्ट करना होता है, यानी तो 10 लाख का हो यानी इसका जो फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट है उसे 10 लाख का जो फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट है उससे ज़्यादा का यदि कैश ट्रांजैक्शन हो तो बैंक हैज़ टू रिपोर्ट, राइट। तो अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों CTR के बारे में बताया जा रहा है कि CTR का फोकस केवल इंडिविजुअल कैश ट्रांजैक्शन पे ही नहीं है, जबकि इसमें दोस्तों कुछ होते हैं ना कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शन मल्टीपल में हो रहे हो एक आदमी के द्वारा एक ही महीने में। तो यदि ये जो छोटे ट्रांजैक्शन का टोटल अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा हो तो वो उसे भी रिपोर्ट करना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आज 2 लाख किया, फिर 50,000 किया, फिर 50,000 किया, करते करते एक महीना में 10 लाख से ऊपर तक का हो गया तो इसे भी रिपोर्ट करना है। तीसरा पॉइंट है STR होता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो CTR होता है हमारा कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। STR में क्या होता है दोस्तों कि STR एक रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि वो रिपोर्ट करे किसी भी ट्रांजैक्शन को जो कि उन्हें सस्पिशियस लगता हो, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो या दूसरे तरह के पेमेंट के फॉर्म में हो। तो गोल ये है कि जो हमारा इलिसिट या रिस्की एक्टिविटीज़ है उसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें। दोस्तों फिर STR के बारे में बताया जा रहा है कि STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन वैसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि बहुत सारे फैक्टर्स के कारण रेड फ्लैग को रीच करते हैं। जैसे फैक्टर्स में क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए कि इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, ट्रांजैक्शन करना बिना किसी इकोनॉमिक रीज़न का, वैसा ट्रांजैक्शन जिसको आप टेररिज्म से फंड कर रहे हैं, यानी तो इन सभी ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप फाइनेंशियल क्राइम को प्रिवेंट कर सकें और फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी को इंश्योर कर सकें। तो पहला सवाल आपके सामने है। सो दिस इज़ हाउ वी कंडक्ट आवर crash course session. First of all we understand the concept and then after we will do some MCQs. So the first question is CTR कब बैंक CTR रिपोर्ट करेगी। तो ऑप्शन ए करा है कि सभी कैश ट्रांजैक्शन को, ऑप्शन बी करा है कि 1 लाख से ऊपर का, BC करा है 5 लाख से ऊपर और डी करा है 10 लाख से ऊपर। तो बताइए, अभी मैंने बताया आपको कि CTR को रिपोर्ट करना है जो कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख से ऊपर का हो। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CTR कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख से ऊपर के अलावा और क्या क्या कवर करता है। तो ऑप्शन ए कर रहा है सारा कैश ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी कर रहा है कनेक्टेड कैश ट्रांजैक्शन अंडर 10 लाख, ऑप्शन सी कर रहा है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ओवर 10 लाख एंड डी कर रहा है कि कैश ट्रांजैक्शन। देखिए अभी मैंने बताया ना कि फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट भी जो एक तो कनेक्टेड कैश ट्रांजैक्शन होता है तो जिसमें 10 लाख से ऊपर का हो एक महीना में, तो वो भी होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। STR दोस्तों क्या मैंडेट करता है बैंकों को रिपोर्ट करने के लिए, सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये देखिए STR का नाम ही है सस्पिशियस। तो जितने भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होंगे चाहे कैश कितना भी इन्वॉल्व हो उसे STR कहा गया है कि उसे रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट कैरेक्टराइज अ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिपोर्टेड ऑन STR। तो देखिए मैंने बताया आपको वैसे ट्रांजैक्शन जिसमें इलीगल प्रोसीड हो या कॉम्प्लेक्सिटी हो, इकोनॉमिक रैशनले ना हो या टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी को फंड दिया जाए, तो ये सभी चीज़ों को आपको STR के अंदर रिपोर्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यदि इस प्रकार का कंटेंट चाहिए अपने CIB के हर एक कोर्स के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, वी हैव CIB क्रैश कोर्स एक्सक्लूसिवली फॉर यू एंड ऑल्सो वी आर ऑफरिंग 40% डिस्काउंट ऑन दिस क्रैश कोर्स बाय अप्लाइंग द कूपन कोड। सो इन दिस क्रैश कोर्स यू विल गेट वन लाइनर इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी PDF एंड MCQs। इसके अलावा दोस्तों आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसमें लगभग 2000 से ऊपर के MCQs हैं एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। फर्दर मोर यू विल गेट मॉक टेस्ट, डेली क्विजेस। सो everything which is essential for your 1 month CIB preparation is included in this particular crash course. So if you want to enroll, you just have to click on the link provided in the description section. That is our app link, JIB and CIB Made Simple. So now let's continue our discussion. So now let's talk about suspicion in banking. तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है इसमें आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट। क्या मतलब होता है कि बैंक कभी कभी सस्पिशियस होती है कि जो क्लाइंट का आइडेंटिटी है वो क्लियर ना हो या वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे अकाउंट ओपनिंग के दौरान। तो ये इंडिकेट करेगा कि वो अपना सही आइडेंटिटी छुपा रहा है या वो इलिसिट एक्टिविटीज़ में इंगेज हो रहा है। नेक्स्ट है सस्पिशियस बैकग्राउंड। तो यदि किसी क्लाइंट का क्रिमिनल बैकग्राउंड नोन है
या वो ऐसे इंडिविजुअल से एसोसिएटेड है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो इस कारण से सस्पिशन आता है। नेक्स्ट है मल्टीपल अकाउंट मेंटेन करना एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, ये भी सस्पिशन का कारण है, खासकर यदि पर्पज़ ये हो कि हमारे पास मल्टीपल अकाउंट का पर्पज़ क्लियर ना हो, ठीक है, या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को इवेड करना हो, तो दिस इज ऑल्सो सस्पिशियस मल्टीपल अकाउंट। चौथा है एक्टिविटी इन अकाउंट, तो सस्पिशन तब आता है जब कुछ अनयूजुअल या सिग्निफिकेंट एक्टिविटी हो रहा हो किसी अकाउंट में, जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा डिपॉजिट एक साथ जमा कर देना, ठीक है, या एक साथ जो है अनएक्सपेक्टेड विड्रॉल निकाल लेना, पैसा निकाल लेना। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कुछ तरह के ट्रांजेक्शन जैसे लार्ज कैश विड्रॉल या ट्रांसफर टू हाई रिस्क जुरिडिक्शन, तो ये सभी सस्पिशन को ट्रिगर करते हैं। तो मैंने आपको 5 पॉइंट बताया, आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, सस्पिशियस बैकग्राउंड, मल्टीपल अकाउंट, एक्टिविटी इन अकाउंट और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो फ्रेंड्स इसी को ध्यान रखना है। अब एक टर्म है STR और एक है SAR, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो SAR होता है हमारा सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट। SAR का फोकस होता है सस्पिशियस एक्टिविटी पे, जैसे नया वैलेट ऐड करना या KYC डॉक्यूमेंट ना प्रोवाइड करना। STR का फोकस होता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन पे, जिसमें फंड का फ्लो होता है, डिपॉजिट, ट्रांसफ़र, विड्रॉल एक्सेट्रा। सो मैं बात करें दोस्तों प्रैक्टिकल डिस्टिंक्शन की, तो दोस्तों जब भी देखिए एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन 2 वर्ड है, इसमें कंसेप्चुअल डिफरेंस है। इन प्रैक्टिस क्या होता है, सारे ट्रांजेक्शन में किसी न किसी प्रकार की गतिविधियाँ होती ही होती हैं। प्रत्येक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कुछ एक्शन होता है, जैसे डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना या ट्रांसफ़र करना। लेकिन सारा एक्टिविटीज़ में ट्रांजेक्शन होना होगा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ एक्टिविटी नॉन ट्रांजेक्शनल भी होता है, जैसे आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि बैंकिंग में सस्पिशन रेज करेगा? वेदर कंडीशन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ बैंक ब्रांच, क्लाइंट हॉबी एंड इंटरेस्ट। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इज वन ऑफ द फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा प्रैक्टिकल डिस्टिंक्शन है STR और SAR के बीच में? STR का फोकस होता है सस्पिशियस एक्टिविटी पे, SR का फोकस होता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन पे। बिल्कुल गलत है। STR लीगल एक्टिविटीज़ के लिए होता है, जबकि SAR इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए होता है। दोस्तों याद रखिएगा, SAR का फोकस होता है सस्पिशियस एक्टिविटीज़ पे, राइट। तो प्रैक्टिकली बात करें तो कोई डिस्टिंक्शन है नहीं STR और SAR के बीच में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन में क्या रिलेशनशिप है? दोस्तों मैंने बताया कि जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं सारे में ट्रांजेक्शन आते हैं, लेकिन सारे ट्रांजेक्शन एंड ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व एक्टिविटी। अब बात करते हैं दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, NI एक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक लॉ है जो कि 1881 में 1881 में पास किया गया और ऑफिशियली इफेक्टिव हुआ कब से? ऑफिशियली इफेक्टिव हुआ था 1 मार्च 1882 से, 1 मार्च 1882 से। तो ये जो एक्ट है ये कॉम्प्रिहेंसिव लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसको 17 चैप्टर में टोटल 148 सेक्शन है उसमें ऑर्गेनाइज किया गया है। ये सभी सेक्टर्स में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के रिगार्डिंग। दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूरे कंट्री में अप्लाई होता है, जम्मू कश्मीर इंक्लूडेड है। ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल प्रोवाइड करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए पूरे भारत में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मैंने बताया जा रहा है कि एक की फीचर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो ये है कि यदि कोई पर्सन ऐसे इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर कर ले सही फेथ में या वैल्यू में, मतलब वो कुछ वैल्यूएबल दे रिटर्न में, तो वो राइटफुल ऑनर हो जाता है इंस्ट्रूमेंट का, चाहे वो पर्सन जिसको ट्रांसफ़र किया गया उसके पास वैलिड ऑनरशिप ना हो, राइट। नेक्स्ट है की फीचर। की फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर है इजीली ट्रांसफरेबल, दूसरा फीचर है द ग्रांट एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल टू ट्रांसफरी। इसको समझते हैं। तो देखिए वो आसानी से आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जब आप दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे गुड फेथ और वैल्यू में, तो राइटफुल ऑनर हो जाता है और वो इंस्ट्रूमेंट को अपने नाम में इन्फोर्स करवा सकता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेगोशिएशन ऑफ बियरर। तो चेक दोस्तों बताया जा रहा है कि बियरर चेक में क्या होता है कि केवल आप फिजिकल चेक को हैंडल कर लिए वही एनफ है ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन ऑर्डर चेक में क्या होता है कि रेसिपिएंट को रिसीव करना पड़ता है फिजिकल चेक और उसे इंडोर्स करना पड़ेगा, यानी पीछे साइन करना पड़ेगा ताकि ट्रांसफ़र कंप्लीट हो। दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में बताया जा रहा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है पेबल हो सकता है एक से ज़्यादा पर्सन को, चाहे जॉइंटली या अल्टरनेटिव फॉर्म में। दोस्तों सेक्शन 133 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है उसमें क्लियर डेफिनेशन है कि हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। इसके अंदर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सभी चीज़ आते हैं रिगार्डिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा बैंक ड्राफ्ट से रिलेटेड। सो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो करेंगे ट्रेडिशनल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों दिस डेफिनेशन।
दोस्तों ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं ट्रेडिशनल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से। वो जैसे बैंक ड्राफ्ट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, ये सभी क्वाजी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रीट किए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ ट्रांसफरेबल और इन्फोर्सेबल क्वालिटीज़ होता है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब आया था? 1881 में आया था। इफेक्टिव हुआ था 1 मार्च 1882 से। कितने सेक्टर्स, कितने चैप्टर हैं? याद रखिएगा 148 सेक्शन है और 17 चैप्टर है। तो जब आप इस प्रकार के एमसीक्यू करते हैं ना, तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा, आप गलती कभी नहीं करेंगे। तो दिस इज हाउ दिस पेज इज डिज़ाइन। और हमारा जो क्रैश कोर्स है उसमें ये पर्टिकुलर पेज को, पीडीएफ को प्रोवाइड करते हैं अपने पेड मेंबर को। So, बाकी का कंटेंट पेड मेंबर के लिए अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू गेट द कंटेंट, प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर और जस्ट इंस्टॉल आवर ऐप एंड इनरोल इन दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स। थैंक यू।